जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। देखें, आज का जो एपिसोड है उसमें सिर्फ हम यूक्रेन या ईरान की कहानी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर और जो ट्रंप का नया पीस गेम है, जो मिडिल ईस्ट में पूरी उबलती हुई समय की जो हकीकत है, वो सारी की सारी एक एक परत मैं आपको खोलने वाला हूं आपके सामने। शुरुआत करते हैं उस फोन कॉल से जो जनाब दिसंबर 2025 में हुआ था। दिसंबर 2025, आज से लगभग 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले। और इसका ट्रांसक्रिप्ट जर्मनी की एक बहुत मशहूर जर्मन पत्रिका है, पॉलिटिकल पत्रिका है, जिसका नाम है डेयर स्पीगल। डेयर स्पीगल, द मिरर। स्पीगल मतलब होता है मिरर, डेयर द स्पीगल, यानी कि डेयर स्पीगल का मतलब है द मिरर, ये पत्रिका का नाम है। तो जनाब इस पत्रिका ने वो ट्रांसक्रिप्ट आज लीक कर दी है, जो उस कॉल की है जो दिसंबर 2025 में हुई थी। ये हुई थी अ, जो तमाम और इसके बाद में तमाम जो दूसरे यूरोपियन आउटलेट्स हैं, उन सब में ये ट्रांसक्रिप्ट अब आ गई है बाहर। है क्या? एक तरफ टेलीफोन की लाइन पर है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और दूसरी तरफ है यूरोप के सबसे ताकतवर नेता, आप कल्पना नहीं करते, यूरोप के सबसे ताकतवर नेता, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ये बाकायदा कॉल कॉन्फ्रेंस चल रही है दोस्तों। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, एक्चुअली स्टब बोलते हैं इसको, वो स्टब तो अंग्रेजी में ऐसी बोल जाती थी, स्टब उसका नाम है। देन नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रुटे, वो जो ट्रंप को डैडी बोलते हैं, और साथ में ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्डिक के देश और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के कमीशन के प्रमुख, यानी कि ऑब्वियसली ईयू के जो हेड है। ओके, चलिए जी। कॉल का बड़ा ही लिमिटेड पर्पस था। क्या था? यूक्रेन में शांति। याद रहे, इस वार्ता में अमेरिका कहीं नहीं है, यानी कि बातचीत किसके बीच में हो रही है? एक तरह से यूरोप और ज़ेलेंस्की के बीच में, यूरोप और यूक्रेन के बीच में। अब बात सुनिए। तो यूक्रेन में शांति, ये इस वार्ता का मकसद था। वार्ता में यूरोप की जो एकजुट एक किस्म से लाइन तय करने की बात थी कि यूरोप एक लाइन ले और उसी लाइन पर चले। सारा यूरोप एक ही लाइन को बेसिकली सेम पेज पर रहे, है ना? सेम पेज फॉलो करे। लेकिन अंदर, इस फ़ोन कॉल के अंदर जो भाषा बोली गई मित्रों, उसने साफ कर दिया कि यूरोप ट्रंप की यूक्रेन की जो शांति है, उसकी पहल पर गहराई से यकीन रखता ही नहीं। दूर-दूर तक यूरोप को उस पीस के ऊपर, उस शांति के ऊपर यकीन है ही नहीं, जिसके लिए वो दरअसल संघर्ष कर रहा है। यूक्रेन में शांति के लिए जो संघर्ष कर रहा है। रिपोर्टेड जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसके मुताबिक मैक्रोन, जरा सुनिए, मैक्रोन ज़ेलेंस्की से कहते हैं, क्या कहते हैं? यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका टेरिटरी के मुद्दे पर कहीं तुम्हें धोखा ना दे दे। आप सुने? जरा सुनिए, है ना? यूक्रेन के लिए कौन कह रहा है? मैक्रोन बता रहे हैं ज़ेलेंस्की से, क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका टेरिटरी के मुद्दे पर कहीं तुमको धोखा नहीं दे दे। यानी कि तुमसे आज कहे कि नहीं-नहीं जीत लेंगे, रशिया जीत लेंगे, और फिर तुमसे आखिर में कहे चलो कोई नहीं, रशिया को इतनी जगह छोड़ दो। रशिया को ये सब दे दो रशिया को, और सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर तुमको कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे। ये कौन कह रहा है? मैक्रोन। अब आप समझ रहे हैं कि ट्रंप के और यूरोप के, खास तौर पे मैक्रोन के साथ में जो बदमज़गी आपको नज़र आती है, वो क्यों है? ये है वो कारण। इनके बीच में विश्वास कभी था ही नहीं। यूरोप और ट्रंप के बीच में चाहे कोई डैडी बोल रहा था, चाहे कोई जज बोल रहा था, जूते पॉलिश हो रही थी, चमचागिरी हो रही थी, सब ठीक। लेकिन विश्वास नाम की चीज़ आपस में बिल्कुल कभी थी ही नहीं। समझ रहे हैं? अब देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ गेम क्या चल रहा है। एक तो ये हुआ। तो पहली बात, मैक्रोन और ज़ेलेंस्की के बीच में जो ये कहा गया उसी टेलीफोन कॉल में, जो कॉल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा ये कि अमेरिका तुमको टेरिटरी के मुद्दे पर धोखा दे दे और सिक्योरिटी गारंटी के नाम पे ठेंगा दिखा दे। फिर ये मैं शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। फिर देखिए, फ्रेडरिक मैर्ज की जो लाइन है वो और भी सीधी है। फ्रेडरिक मैर्ज कौन? जर्मनी के चांसलर अंग्रेजी में इसको कहते हैं। अंग्रेजी, जर्मन में उसको कांसलर कहते हैं। तो
फ्रेडरिक मैक्स की जो लाइन है वो और भी ज्यादा सीधी है। वो क्या कहते हैं, वो ज़ेलेंस्की को वार्निंग देते हैं, कहते हैं आने वाले दिनों में आप बेहद सावधान रहिए। हैं, ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं, जर्मनी के चांसलर, आने वाले दिनों में आप बेहद सावधान रहिए, ये आपके साथ भी खेल रहे हैं और हमारे साथ भी खेल रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यूरोप के देशों की कड़ी भाषा आपने सुनी है, इसकी बैकग्राउंड कहाँ से आ रही है? क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है, जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, इस सब का अंदाज़ा पूरे के पूरे यूरोप को पहले से था। ये कॉल ये बताती है, ये लीक की गई कॉल जो दिसंबर के महीने की है, दिसंबर के महीने में ये बता रही है कि दरअसल पूरे यूरोप को ट्रंप की किसी भी हरकत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें मालूम था कि ये अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की को भी धोखा दे रहा है और हमको भी धोखा धोखा दे रहा है, यूरोप को भी धोखा दे रहा है। एंड अल्टीमेटली यही बात आके आखिर में साबित भी हुई। तो यूरोप का जो डर था, वो गलत नहीं था। वो समझ रहे थे, लेकिन चुप थे कि भई शायद हम ही गलत हो जाएँ। आए मित्रों, यहाँ ये सीधा इशारा ट्रंप की जो 2 नेगोशिएटर्स हैं, कौन है उसके 2 नेगोशिएटर? स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। एक उसका दामाद है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आप जानते हैं दल्ला है, प्रॉपर्टी का दलाल। तो अब देखिए, इन दोनों की तरफ बेसिकली ये इशारा बताया गया है। तो है क्या? फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं स्टुब, और नाटो के जो मार्क रूटे हैं, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी चिंता क्या थी? वो ये कहते हैं, हम यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को इन लोगों के साथ में अकेला नहीं छोड़ सकते। मार्क रूटे, जो ट्रंप को डैडी कहते हैं रोज, वो क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को इन लोगों के साथ, यानी कि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, इनके साथ में अकेला नहीं छोड़ सकते। आप जरा सोचिए, ये मैं आज की आपको घटना बता रहा हूं, जरा सोचिए अमेरिका और यूरोप के बीच में आज क्या आग लगी होगी, है नहीं? आगे और बाय द वे, और इस सब के बीच में जरा सोचिए, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन किस तरह से हंस रहे होंगे। कितने हो साले, ये बन रहे थे अलाइड फोर्सेस हैं, इनकी ये हालत हो रही है आपस में। तो मित्रों, यानी कि पब्लिकली यूरोपियन यूनियन कह क्या रहा है? पब्लिकली यूरोपियन यूनियन कह रहा है, हम यूएस लेड पीस एफर्ट्स का स्वागत करते हैं। यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में जो पीस एफर्ट की जा रही हैं, शांति की जो कोशिशें हो रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉल्स में यही लीडर्स चर्चा क्या कर रहे हैं कि ट्रंप की टीम कोई ना कोई ड्रामा धकेल रही है, कोई ना कोई ड्रामा कर रही है, और ये हम सबको धोखा दे रही है, और ये बेसिकली मॉस्को की मांगों के ज्यादा करीब है, मॉस्को की तरफ डील कर रही है, और कीव की रेड लाइन से दूर हो रही है। यानी कि जो यूक्रेन की डिमांड है, उससे ये दूर भाग रहे हैं। यूरोप को बेसिकली अमेरिका टेबल से बाहर रखता है। ये है वो बात जो यूरोपियंस आपस में कर रहे हैं जेलेंस्की के साथ में। मैं आपको दोबारा से बात बोल देता हूं, क्योंकि ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये समझनी है। आने वाले दिनों में हम जब चर्चा करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये फंडामेंटल फैक्ट है। क्या कहता है यूरोप? यूरोप कह रहा है कि हम अमेरिका के नेतृत्व में होने वाली पीस ऑफर्स का स्वागत करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉल्स में फिर क्या होता है, ये पब्लिक स्टेटमेंट है। प्राइवेट कॉल में क्या कहते हैं कि भैया ट्रंप की टीम पे कोई भरोसा मत करो, ये कोई नया ही ड्राफ्ट धकेल रहे हैं हमारे बीच में, और मॉस्को को ये ज्यादा फेवर कर रहे हैं, यूक्रेन से दूर भाग रहे हैं। ये वो थ्योरी है दोस्तों, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, टेलीफोनिक ये जो कन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट लीक हुई है उसमें आई है, लेकिन दरअसल मैं आपको ये बातें बहुत पहले से बता रहा हूं। खैर, आगे देखिए, यूरोप का ये जो डर है दोस्तों, ये अचानक नहीं आया है। इसके पीछे मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 जैसे समझौते हैं, जहां पर कागज पर तो शांति लिखी गई, लेकिन जमीन पर रूस ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत की, और सिक्योरिटी गारंटीज का मतलब निकला कागज पर वादा। और ये शिकायत बाय द वे रूस की भी है, क्योंकि मैंने आपको बार बार याद दिलाया है, जो एक और बहुत बड़ा अखबार है जर्मनी का डिट साइट, उसको दिया गया एंगला मैर्केल का इंटरव्यू, जहां पर वो कहती हैं कि भैया मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 तो धोखे थे, हमको तो खाली यूक्रेन को मजबूत करना था ताकि रशिया से वो जंग लड़ पाए। आप समझ रहे? तो ये जो तमाम धोखे हैं, ये इन तमाम नेगोशिएशंस के बीच में हमेशा मौजूद थे। इनमें कोई कहीं से कभी भी ईमानदार था ही नहीं। ये सब के सब चोर थे दिल से। समझ रहे ना आप?
तो कागज पे वादे हो रहे थे, मैदान में ताकतवर की मर्जी चल रही थी, जो जिसमें जोर होगा मैदान में वो बाजी मार ले जाएगा, और यही सब कुछ हो रहा था। तो आगे सुने, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर मैर्स, ये दोनों नेताओं को लगता है कि अगर ट्रंप की टीम अब कोई नया मिन्स्क 3.0 लेकर आ जाती है मिन्स्क 3 मिन्स्क 1 गया, मिन्स्क 2 गया, अब मिन्स्क 3 आ जाता है, जहां पर जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसका एक बड़ा हिस्सा रशिया को दे दिया जाएगा, और बदले में बस इतना लिख दिया जाए, ठीक है जी, आगे से रशिया हमला नहीं करेगा, कहानी खत्म। ये हो गई यूक्रेन में शांति। और 2-3 साल बाद एक नई लड़ाई छिड़ जाए फिर से, यू नो। सो दिस सीम्स टू बी द वे जिस तरह से अमेरिका अपनी शांति लाना चाहता है। ये अमेरिका छाप शांति है। ठीक है जी, आगे देखिए, इसी कॉल की रिपोर्टिंग में ये भी बात सामने आई कि जो यूरोपीय साइड है वहां पर फ्रस्ट्रेशन मौजूद है। अमेरिका ने किसी ड्राफ्ट प्रपोजल पर उनसे पहले बात की ही नहीं। अमेरिका ने जो भी प्रपोजल दिए वो डायरेक्टली यूक्रेन और अमेरिका से और रशिया से शेयर किए, यूक्रेन और रशिया से शेयर किए, यूरोप के बीच में डाला ही नहीं। और बाय द वे, जब से ट्रंप आए हैं आपने ये बात बार बार नोटिस की होगी कि भाई स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, कोई इजराइल जा रहा है बात करने, कोई रशिया जा रहा है बात करने, तो कोई यूक्रेन जा रहा है बात करने। यूरोपियन लीडर्स बीच में कहाँ हैं, उनको किसी ने बाद में बता दिया। बल्कि इस सब के बीच में मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आप याद करें कि पुतिन ने जब भी मीडिया में बात की, किसी से भी बात की यूक्रेन के साथ लड़ाई को, तो उन्होंने बार बार ये बात कही कि भाई मैं जो भी बातें कर रहा हूं, जो भी बातें ट्रंप के प्रशासन से कर रहा हूं, मैं वो सब कुछ अपने दोस्त शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को बता रहा हूं, इन दोनों को बताता जा रहा हूं। ये बात बार बार, एक बार नहीं, बार बार उन्होंने कही है पुतिन ने। आइए मित्रों, मैं उसको इसके आगे और लेकर चलता हूं। देखिए एक वक्त ऐसा भी था जहां पर जिक्र आया था कि कुछ क्लॉजेस जो एग्रीमेंट्स के थे वो बहुत ज्यादा प्रो रशियन लग रहे थे। यानी बाद में इसी कॉल में, ये टेलीफोनिक कॉल जिसका कन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका ट्रांसक्रिप्ट आज लीक हुआ है, उसी कॉल में अमेरिका के जो दूत हैं ये स्टीव बिटकॉफ और यूक्रेन के जो चीफ नेगोशिएटर हैं यानी रुस्तम उमेरोव, वो भी ज्वाइन करते हैं, वो भी इसी कॉल कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। और उसके बाद में मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन, वो ट्रंप को अलग से ब्रीफ करते हैं, वो ट्रंप से अलग से बात करते हैं और बताते हैं कि जी हमारे बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, जितने भी बताते हैं। यानी यूरोप एक तरफ बिना अमेरिका के चल नहीं पा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका पर शक करता है कि ये हमको धोखा दे रहा है। और बात क्या है, बात दोनों सही है, बात दोनों सही है। यूरोप अमेरिका के बिना चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसका अमेरिका पे शक करना वेल गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो शक करने वाले काम भी सारे कर रहा है। चलिए इस सवाल पर कि ये लीक सुर्खियों में आखिर क्यों है, क्यों वही डर जो अब अबू धाबी की जमीन पर प्रैक्टिकली टेस्ट भी हो रहा है। आप जानते हैं कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी हैं अबू धाबी में, इस समय मुलाकात चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और अमेरिका उसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। तो अबू धाबी और जो कि यूएई में है, जहां पिछले 2 दिन से यूक्रेन, रूस और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आमने सामने बैठे हुए हैं और यूएस मेडिएटेड ये बेसिकली पीस टॉक कर रहे हैं। यूएई ने इस ट्राइलेटरल को बेसिकली होस्ट किया है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, और खुद को एक न्यूट्रल, आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था जब यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, मैंने आपको कहा था कि यूएई अपने आप को एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह से पेश कर रहा है। ये देखिए, वो खुद को एक न्यूट्रल बिजनेस फ्रेंडली मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा है यूएई, और वहां पर इस समय मुलाकातें चल रही हैं। तो जेलेंस्की ने पहले दिन बिल्कुल साफ कहा था कि ये बातचीत मेनली टेरिटोरियल इशू पे हो रही है, उसी पर सारी बातचीत सेंटर करेगी कि कौन जमीन छोड़ेगा, कौन जमीन लेगा, कौन सी जमीन लेगा, कौन सी जमीन छोड़ेगा। यानी यूक्रेन कितनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है और रशिया किस लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये दोनों बातें तय होनी है। और अमेरिका किस तरह के समझौते को एक शांति की का रूप दे सकता है कि हाँ भाई चलो दोनों भाई इस लाइन पे मान जाओ और यहाँ पे शांति कर लो, कैसे वो शांति को एक दूसरे को बेच सकता है। आइए, तो आज की तारीख में दोस्तों ये राउंड
बिना किसी फाइनल राइटिंग एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट के खत्म हो चुका है। यूएई में जो बातचीत थी वो आज खत्म हो चुकी है। यूएई की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें बताया ये गया है कि जो बातचीत थी वो अमेरिका के पीस प्लान के उन उन तमाम बिंदुओं पर केंद्रित रही जो अभी तक अनसुलझे हैं, अभी सुलझे नहीं है। और माहौल जो है, तमाम जो माहौल था वो प्रोडक्टिव रहा, कंस्ट्रक्टिव रहा, यानी अच्छी-अच्छी बातें हुई। ओके, गुड। एंड देन प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो न तो सीज़ फायर का ऐलान हुआ न तो सीज़ फायर का ऐलान हुआ, न किसी किसी भी इलाके पर कोई पब्लिक नई लाइन निकली कि हाँ भाई कौन कितने भी जगह पे लेगा, कौन कितनी जगह छोड़ेगा। बस इतना तय हुआ, अगले हफ्ते हम फिर यहीं पर मिलेंगे, अबू धाबी में। यानी बेसिकली मतलब ये निकला कि ये अपनी बातें लेकर उधर ट्रंप के पास जाएँगे, वो अपनी बातें लेकर पुतिन के पास जाएँगे और फिर अगले हफ्ते आकर मिलेंगे कि हाँ, कौन किस बात पे कितना राज़ी हुआ। इस बीच में जब अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस रूम में ये बातें चल रही थी, उसी समय पर मैदान में, बैटलफील्ड में पुतिन की फौज ने कीव और खार्किव का जो इलाका है, खार्किव के इलाके पर मिसाइलों से और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आज बहुत तीखे शब्दों में बात कही है कि यूक्रेन ने कि पुतिन ने सिनिकली इन हमलों को उस समय के लिए चुना जब बातचीत चल रही है। यानी कि संदेशा ये जाए कि बेटा पावर हमारे पास है, बहुत ठोकेंगे वरना मान जाओ। तो बेसिकली इरादा ये है बताने का कि अगर वहाँ नहीं माने तो यहाँ पे दबाव और बढ़ेगा, यानी कि बैटलफील्ड पर दबाव बढ़ेगा अगर आप कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं मानते हैं और उसको किसी टेबल का डर नहीं है। रशिया ये कह रहा है उसको किसी टेबल का डर नहीं है। बेसिकली कि बातचीत कहाँ जाती है। क्रिमिनल की जो पोजीशन है वो बड़ी साफ है, यानी कि रशिया की। ऑफिशियली बयान में ये बताया गया है कि रूस जो है वो डॉनबास और दूसरे जो नए इलाके हैं उन पर अपने दावों से पीछे नहीं हटेगा, वो इन इलाकों को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के लिए प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है कि वो खुले तौर पे ये कहें कि हाँ जी, हम इन इलाकों को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हैं, आप पीस कर लो और रशिया भाई साहब आप ये सारी की सारी ज़मीन रख लो। उनके लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये बेसिकली सुसाइड करने जैसा होगा, आत्महत्या करने जैसा होगा। तो जो अपोज़िशन है वो उनको क्या कहेगा? वो उनको ये कहेगा कि तूने देश को बेच दिया और फ़ौज, सोसाइटी वहाँ पर बेसिकली एक मोरल कोलैप्स का खतरा है। ओके? नाउ इसलिए जब अबू धाबी की जो मेज़ है, वहाँ पर एक नैरो कॉरिडोर में बातचीत चल रही है। अमेरिकन टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा टेक्स्ट निकले जो रूस को जीत जैसा लगे और वॉशिंगटन को पीस मेकर की इमेज दे दे। ज़ेलेंस्की को इतना स्पेस दे दे कि वो अपनी पब्लिक के सामने इसको पूरी तरह हार ना लगे वहाँ पे। वो ऐसा लगे कि जैसे हाँ, ये भी कुछ जीत कर आया है, ये भी कुछ लेकर आया है। यूरोपियन यूनियन को डर क्या है? यूरोपियन यूनियन को दोस्तों डर ये है कि सारे के सारे बैलेंसिंग एक्ट का मतलब प्रैक्टिकली यही होगा कि यूक्रेन से टेरिटरी की भारी कीमत वसूली जाएगी और सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर अस्पष्ट भाषा, यानी दूसरे शब्दों में बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नाउ यहीं पर दिसंबर 2025 वाला जो लीक्ड फ़ोन कॉल जिसका ज़िक्र मैंने आपसे शुरू-शुरू में किया, वो दोबारा रिलेवेंट हो जाता है। कैसे? यूरोपीय लीडर्स ये बात पहले ही कह चुके हैं इस आपस वाली फ़ोन कॉल में कि वो यूक्रेन को किसी ऐसे सौदे के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मगर भाई मेरे, यूक्रेन तो इस समय अबू धाबी में अकेला ही बातचीत कर रहा है। वहाँ तो रशिया, यूक्रेन और अमेरिका बैठे हैं, है कि नहीं? वही अमेरिका जिससे तमाम यूरोप डर रहा है कि ये तो समझौता करवाएगा और अपनी उस वो समझौता कराएगा जो कि रूस को पसंद हो। ये कीव से दूर जा रहा है बेसिकली। तो ये किस्सा है। आगे चलें। तो जो यूरोपीय लीडर है उनको क्या लग रहा है कि वो यूक्रेन को किसी ऐसे सौदे के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते जिसमें यूरोप की मर्जी के बिना अमेरिका और रूस मेन डील जो है वो तय कर लें और यूरोपियन यूनियन को बाद में रिकंस्ट्रक्शन का बिल भरने के लिए या सिक्योरिटी का जोखिम उठाने के लिए बता देंगे कि चलो एक काम करो, ये वाला हिस्सा इतना बच गया है यूक्रेन का, इस वाले यूक्रेन के हिस्से में आप रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कोई नहीं। जो गिर गया है उसको बनाते रहिए बैठ के सालों तक, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, और फिर उसके अलावा ये कि अच्छा आप ये चाहते हैं कि ये यूक्रेन का जो हिस्सा बचा है ये सिक्योर रहे, ठीक है जी, अपनी फौज भेजो और सिक्योर करवा लो। अपना कोई खर्चा नहीं,
यूएस का कोई खर्चा नहीं, अमेरिका का कोई खर्चा नहीं। नाउ अब ज़ेलेंस्की की हालत को ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम इन करके देखते हैं। वो क्या है? 2 साल से ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद भी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 3 तरफ से घिरी हुई है। यानी फ्रंट लाइन पर एक थकी हुई फ़ौज है, पीछे डोमेस्टिक अपोज़िशन है और सोसाइटी है, और ऊपर से अमेरिका, ईयू, नेटो, इनके अलग-अलग तरह के प्रेशर है। कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। अगर अगर वो नॉट 1 इंच वाली पोज़ीशन पर पब्लिकली खड़े रहते हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए, 1 इंच नहीं हिलेंगे, तो फिर ये लड़ाई लंबी चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पब्लिक लाइफ़ है वहाँ पर तबाही बढ़ती है, और फिर जो वेस्टर्न देश हैं, वहाँ पर वॉर फटीग जो है, वो और ज़्यादा गहरा जाएगी, जो कि ज़ेलेंस्की के लिए भी खतरनाक है, ऑफ़ कोर्स यूक्रेन के लिए भी खतरनाक है। अगर वे टेरिटरी पर मान लीजिए कंप्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल खुल जाएँ, अगर यूक्रेन ये माने कि चलो जी कोई बात नहीं, रशिया से जो बात कर लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, टेरिटरी भैया जो आपको चाहिए लो, लेकिन लड़ाई बंद करो, हमारे लोगों को बख्शो, मरे नहीं हमारे लोग। तो फिर क्या होगा? जो डोमेस्टिक बैकलैश है, जो घरेलू बैकलैश है, वो बहुत तेज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अब कोई पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन बची ही नहीं है मेरे भाइयों। यूक्रेन की मेल पॉपुलेशन बची कहाँ? वहाँ जो फाइट करने वाले लोग थे, वो तो कब के मारे गए। अब तो बात बच्चों पे आ रही है। 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे, वो लड़ने जाएँ, ये हालत है। तो उसका जो बैकलैश आएगा, वो तो डेफ़िनिटली आएगा। डोमेस्टिक ऑडियंस ये कहेगी कि भई हाँ, सब कुछ तो खो दिया, तो अब किसके लिए जी रहे हैं? अगर हम अब ज़मीन भी खो देंगे, अपने हमने घरवाले खोए, अब ज़मीन भी खो दें, तो बचा क्या? लड़ाई किस लिए की? क्या किया? इसीलिए वे सारे के सारे इसीलिए वे क्या कर रहे हैं, वे अबू धाबी टॉक्स को बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और फर्स्ट स्टेप, यूक्रेन के लोग बात कर रहा हूँ या इनके जेलेंस्की की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन टॉक्स को, सॉरी, अबू धाबी की टॉक्स को वो कंस्ट्रक्टिव बता रहे हैं या पहला कदम बता रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के टेरिटोरियल कंसेशन पर साफ-साफ कमिटमेंट से बचा जाए। बेसिकली इरादा ये है। साथ ही जो यूरोपियन यूनियन वाला कनेक्शन है, उसको बनाए रखते हैं, ताकि ट्रंप की टीम उन पर अकेले में दबाव ना बनाए। उनको पता हो कि भई ये ज़ेलेंस्की हमेशा ये कहेगा कि भैया तुमने ये बात कह दी, कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, ज़रा अपने जो ईयू की टीम है उससे बात करता हूँ, वो क्या कह रहे हैं। हुँ? तो इससे उसको लीवे मिलता है नेगोशिएट करने का, बीच में स्पेस मिलता है और कंसल्टेशन का टाइम मिलता है। अब अगर थोड़ा-सा इस कैमरे को बड़ा घुमाइए आप साउथ ईस्ट की तरफ को, यानी मिडल ईस्ट की तरफ को, तो वहाँ भैया क्या चल रहा है? वहाँ इस समय पर अमेरिका और ईरान के बीच बड़े खतरनाक स्तर का साइबर रैटलिंग चल रही है वहाँ पे, साइबर रैटलिंग चल रही है। कैसे? 21 जनवरी, अभी जो गुज़री, 21 जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे को ब्रॉड स्केल वॉर की चेतावनी देते हुए स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिचित वही हमेशा वाला एग्रेसिव स्टाइल, उसमें उसने कहा है कि अगर ईरान ने किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाया, तो अमेरिका फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स से पीछे नहीं हटेगा। लो जी। आगे कहता है, जवाब में ईरान ने जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयानों में, अपने लेखों में ये वार्निंग दी कि भई अगर ईरान पर हमला हुआ, तो वो पूरी ताकत से जवाब देंगे। ये कोई ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये उनका कहना था। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो वर्बल लड़ाई चल रही है, ये सब उस बैकड्रॉप में चल रही है, जहाँ पिछले साल इज़राइल और ईरान के बीच 12 दिन तक सीधे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो चुका है, आपको याद होगा वो। ईरान के भीतर उस समय पर बड़े पैमाने पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे। क्रैकडाउन में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं अब तक और बहुत सारे जेल में हैं। तेहरान ओपनली वाशिंगटन को और तेल अवीव यानी कि इज़राइल को इस अशांति के लिए ज़िम्मेदार मानता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं दोस्तों कि अमेरिका ने हाल ही में अभी जो मिडल ईस्ट में इधर गल्फ का जो रीजन है, गल्फ में नेवल और एयर एसेट्स जो है उनकी उनका नंबर बढ़ाया है और इसको ऑफिशियली डिटरेंस का नाम दिया है। रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर इसको जस्टिफाई कर रहा है, रीजनल सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका इसको जस्टिफाई कर रहा है। जरा पूरे पूरे समीकरण को एक को जरा जोड़ कर देखिए, सारे समीकरण को। यानी एक तरफ ये ट्रंप प्रशासन जो है वो अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के बीच में मीडिएटर बना बैठा है। एक तरफ ये ट्रंप प्रशासन जो है अबू धाबी में यूक्रेन और इनके बीच में बिचौलिए का रोल प्ले कर रहा है, शांति करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ
खाड़ी के पानी में ईरान के खिलाफ हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, लड़ाई की धमकी दे रहा है। एक जगह वो शांति की बात कर रहा है, दूसरी जगह लड़ाई की धमकी की बात कर रहा है ना? यहाँ पर मिडल ईस्ट की जो पावर ज्योमेट्री है, इसको भी समझना ज़रूरी है। वो कैसे? आज का जो मिडल ईस्ट है, ज़रा समझिए, वो पुराने कोल्ड वॉर जैसा साफ और स्प्लिट नहीं है। हुँ? साफ और स्प्लिट बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ अमेरिका और सऊदी फिर इज़राइल और दूसरी तरफ यूएसएसआर पुराने ज़माने वाला यूएसएसआर, सीरिया और ईरान। आज ये जो ओवरलैपिंग है, ये सब ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं बेसिकली। यूएई जो है वो खुद को एक क्राइसिस ब्रोकर की तरह पेश कर रहा है। वो उसको लगता है कि भैया मैं खुद मीडिएटर हूँ, मिडल बीच में हूँ और शांति से आपकी सबकी जगह दे रहा हूँ, सबको शांति से बात करो और झगड़े खत्म करो। अब्राहम अकॉर्ड से लेकर अफगानिस्तान और अब यूक्रेन तक यूएई ने खुद को एक ऐसे प्लेयर के रूप में पेश किया है दोस्तों, बल्कि स्थापित किया है जो सबसे बात कर सकता है। सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर डिपेंड करता है। एनर्जी और ट्रेड के लिए रशिया पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी के लिए अमेरिका, एनर्जी के लिए रशिया, ओके। और चीन पे डिपेंड करता है। ताकि जो दुनिया के सारे जो गहरे रिश्ते हैं वो सब के सब बनाए रखता है। इस बीच में जो सऊदी अरब यानी ओपेक प्लस, इनके ज़रिए क्या करता है सऊदी अरब और रशिया के साथ तेल का कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ऑयल का। और इज़राइल के साथ में उसके बैक चैनल रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि इज़राइल से बातचीत नहीं सऊदीज़ की, बाकायदा नेगोशिएशन में चालू है वो सऊदीज़। और साथ ही सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए उसने अमेरिका से अभी-अभी समझौता भी कर लिया है। यूक्रेन की लड़ाई में उसने दोनों तरफ सिंबॉलिक स्टेप लिए हैं। कभी ह्यूमैनिटेरियन एड भेज दी है कीव को, तो मॉस्को के साथ में बैक चैनल बातचीत करता रहा है। तो सऊदी अरब वहाँ भी दोनों तरफ खेल रहा है। कतर एक तरफ है। कतर क्या कर रहा है? वो एक यूएस सेंट्रल कमांड का बेस होस्ट करता है। आप जानते हैं अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो कतर में ही उसका बेस है। दूसरी तरफ ईरान के साथ में गैस फील्ड भी शेयर करता है। है ना? और रीजनल जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, उनके लिए बातचीत का चैनल भी कतर बनता है। आप देख रहे हैं, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, अमेरिका, सबका साथी। ऐसे भी लोग हैं। तो अब जरा देखिए, इज़राइल के लिए बेसिकली प्रायोरिटी नंबर 1 ईरान है इस समय। यूक्रेन उसके लिए सेकेंडरी थिएटर है। यानी इज़राइल जो है वो रशिया के साथ भी डायरेक्ट चैनल बना के रखता है और ताकि सीरिया में जो उसके ऑपरेशंस हैं वो मॉस्को उनको अपोज ना करे। और ईरान खुद को जो है वो इस समय रशिया, चाइना इस ऑर्बिट के करीब लेकर आ चुका है, इनके नज़दीक आ चुका है। यानी यूक्रेन की लड़ाई में उसने क्या किया, उसने रशिया को हथियार दिए। जब यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो जो ड्रोन आपको कामाकाजी ड्रोन मिल रहे थे वो ईरान से गए हुए थे। कुछ इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दिया। बदले में रशिया ने और चीन ने उसके लिए सैंक्शंस के प्रेशर को बड़ी हद तक बैलेंस करने में मदद की। चाहे वो तेल के सीक्रेट डील्स हों जो इन दोनों ने किए, या अल्टरनेटिव फाइनेंशियल चैनल्स, यानी कि आप जानते हैं ईरान इस समय सैंक्शंस में है, तो उसको फाइनेंशियल चैनल्स खोलने दें, तो वो चैनल को खोलने में चाइना की मदद उसमें शामिल रही। चाइना, रशिया दोनों की। इन सब के बीच में अमेरिका चाहता है कि एक तरफ यूक्रेन और रूस के जो मोर्चा है, वहाँ पर कोई पीस का, शांति का फ्रेमवर्क बन जाए। हुँ? जिसको वो डोमेस्टिक ऑडियंस को जीत की तरह से, विक्ट्री की तरह से पेश कर दे और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ वो डिटरेंस बनाए रखे, यानी ताकि इज़राइल जो है वो खाड़ी के जो पार्टनर्स हैं उनको एश्योरेंस मिले। सवाल ये है कि क्या एक ही टाइम पर ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो सस्टेनेबली अचीव हो सकते हैं, या कहीं न कहीं कोई मोर्चा ढीला पड़ेगा? तो इसको थोड़ा-सा ज़ूम फिर क्या करते हैं, भारत पे करते हैं। मित्रों 1 मिनट देना, मैं एक घूँट कॉफ़ी पी लूँ यार। हाँ, क्योंकि आपको दरअसल इसमें अब समझना क्या है कि इसमें हमारे लिए क्या है। ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, इस सारी की सारी कहानी में आखिर भारत के लिए क्या है, वो भी तो जानना चाहिए। भारत के लिए दोस्तों, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है, इसमें 2 कोर हमारे इंटरेस्ट हैं। वो क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी
और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। रशियन तेल पर हम जितना डिस्काउंट ले पाएँ, जितना हमने डिस्काउंट लिया है, उससे न सिर्फ हमारा घरेलू इन्फ्लेशन जो है, उसको हमने मैनेजेबल रखा है, बल्कि जो रिफाइनरीज़ का मार्जिन है, उसके ज़रिए हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ भी दिए हैं। हुँ? उनको हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ पर लगाया है। अगर अबू धाबी या किसी और फॉर्मेट में ऐसा कोई समझौता बनता है, जिससे धीरे-धीरे पश्चिमी सैंक्शंस जो हैं, वो नरम होते हैं, या यूरोप जो है फिर से रशियन एनर्जी की तरफ लौटने लग जाता है, जिसकी बात अभी भी आपको याद हो, जब फ्रीडरिश मैर्च आए हुए थे भारत, जर्मनी के चांसलर, उन्होंने जिक्र भी किया इसका कि रशिया से बातचीत होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि वो रशियन एनर्जी की तरफ एक बार फिर से लौटने लगता है यूरोप, तो भारत के लिए जो सस्ते तेल वाला जो ये विंडो है, वो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रशिया फिर डायरेक्टली यूरोप को सप्लाई कर रहा होगा, तो हमें जो सस्ता तेल मिलता है, डिस्काउंट पे तेल मिलता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमारी जो बार्गेनिंग पावर है, वो भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ डिफेंस के मोर्चे पर जो रशिया है, वो दसियों साल से हमारा एक सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। S-400 सिस्टम, फ्रिगेट्स, सबमरीन टेक्नोलॉजी, स्पेयर सपोर्ट, ये सब आता रहा है हमारे पास। ये सब कुछ रूस पर आधारित है। अगर यूक्रेन और रूस के फ्रंट पर किसी तरह की टेम्परेरी पीस भी बनती है, तो रशिया और वेस्ट का जो मिसट्रस्ट है, इसके बावजूद जल्दी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? मैंने आपको बताया। ये जो फ़ोन कॉल अभी चल रही थी, जिसकी डिटेल मैंने आपको दी, आपके लिए वो इशारा काफ़ी है कि इनके बीच का जो अविश्वास है, यू नो, रशिया, यूक्रेन और यूरोप का आपसी, वो क्यों खत्म नहीं होगा? वेस्ट जो है, वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में रशिया लिंक्ड जो सिस्टम्स हैं, उन पर कंडीशंस कड़ी कर सकता है। हुँ? और रशिया भी जो वेस्ट डिपेंडेंट कंपोनेंट्स को पाने में पहले से ज़्यादा मुश्किल में रहेगा, उसको भी हेजिटेशन रहेगा, ना? ऐसे में भारत को पैरेलली 2 काम करने पड़ेंगे। वो क्या? एक, रशियन ओरिजिन सिस्टम के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अल्टरनेटिव सोर्सिंग, कि कल को मान लीजिए कि कोई दाएँ-बाएँ मामला हो जाए, तो हम कहाँ से सोर्सिंग करेंगे उसकी। दूसरा, पश्चिम से जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी लेंगे, उसमें हमें ये बड़ी क्लियर लाइन रखनी पड़ेगी कि हम किसी मिलिट्री ब्लॉक में फॉर्मली अलाइन नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। फॉर्मली हम किसी भी मिलिट्री अलाइनमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे बेसिकली। तो यूएस और ईरान का जो टेंशन है इस समय, उसका भारत पर बिल्कुल सीधा-सीधा असर है। वो कैसे? चाबहार बंदरगाह पे हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट जो है, वो सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान तान तक जो हमारी पहुँच है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये अमेरिका और ईरान के रिलेशन और ख़राब होते हैं, जो कि नज़र आ रहा है, दिनों के हिसाब से नज़र आ रहा है कि ये रिलेशन ना सिर्फ़ ख़राब होने जा रहे हैं, बल्कि बर्बाद होने जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? चाबहार पर सेकेंडरी सैंक्शंस का डर लग सकता है, कंप्लायंस में खतरा बढ़ेगा और हर बार हमको वॉशिंगटन से वेवर के लिए कंप्लायंस रिस्क लेना पड़ेगा। भैया यार, जरा इस बार छोड़ दो, उस बार छोड़ दो, और हर बार हमको वॉशिंगटन से वेवर के लिए लॉबिंग करनी पड़ेगी। गल्फ में 80-90 लाख भारतीय इस समय काम कर रहे हैं, लगभग मान लीजिए करीब करीब 1 करोड़। 1 करोड़ भारतीय वहाँ कई काम कर रहे हैं। उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी रेमिटेंसेस जो हमारे देश में आती हैं, उनकी जो नौकरियां हैं, वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि जो तमाम का तमाम क्षेत्र है, वो फुल स्केल वॉर में कभी ना फिसले। मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, वो फुल स्केल जंग में न जाए। तो अब जो यूरोपियन यूनियन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पे अपन वापस आते हैं। यहाँ पर क्या है? वही ट्रंप के खिलाफ रेजिस्टेंस वो चल रही है। ये बड़ा सोर्स है बेसिकली, है ना? जर्मनी और फ्रांस पर दोहरी मार है। वो कैसे? एक तरफ नाटो की कमिटमेंट और दूसरी तरफ अपने ही वोटर्स की थकान। वो भी थक गए कि यार ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी यूक्रेन वाली। ईस्टर्न यूरोप जो है, पोलैंड हुआ, बाल्टिक स्टेट्स हुए, इनको डर ये लगा रहता है कि कहीं ये जो कंप्रोमाइज़ पीस का मतलब समझौतों के ज़रिए जो आने वाली शांति है, उसका अगला निशाना कहीं वो तो नहीं बन जाएँगे कि कल को कोई और उन पे हमला कर दे और फिर ये हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझौता कर लो, इतना इलाका इसको दे दो। वो जो यूक्रेन में करने की जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। जो माना जा रहा है कि अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर में शांति लाने के लिए क्या कर रहा है? यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को अमेरिका उसको रशिया को सौंप रहा है, ठीक? जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, उनको डर लग रहा है कि कल को मान लीजिए रशिया हमारे ऊपर फिर कूद पड़ा आगे, तो हम क्या करेंगे?
तो अगर हम हमारे साथ जंग हुई और हमने अमेरिका की गुहार लगाई, तो अमेरिका आके क्या करेगा? यही कहेगा, अच्छा कोई बात नहीं, ये रशिया ने जितना जीत लिया है ना, ये इनको दे दो, कल से तुम्हारे लोग तो नहीं मरेंगे। अब भैया जिंदा रहोगे तो और कमा लेना, कोई बात नहीं, बैठो, है नहीं? वो वाली बात। तो मित्रों, इस सारी की सारी टेंशन का जो नतीजा है इस सारी की सारी टेंशन का जो नतीजा है, वो हम दिसंबर 2025 वाले उस टेलीफोन कॉल में भी देखते हैं, जो मैंने आपको शुरू-शुरू में जिसके बारे में बताया। यूरोपीय नेता जो हैं, वो ज़ेलेंस्की से कहते हैं, ज़रा सुनिए, दोबारा से मैं उस फ़ोन कॉल के इस कोटेशन को दे रहा हूँ आपको। ये किसने कहा था? मैक्रोन ने। मैक्रोन ने कहा था कि नहीं, नहीं, ये उसने नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने, मार्क रूटे ने, कि हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि आज अबू धाबी की मेज़ पर कोई यूरोपीय चेहरा बैठा ही नहीं। यानी वो लोग जो यूक्रेन की सपोर्ट में थे और कल तक ये कह रहे थे कि बेटा हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, दरअसल वो खुद अकेले पड़ गए हैं। उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो अपने-अपने घरों में बैठे हैं और यूक्रेन की बातचीत वहाँ चल पड़ी है। और बात किसके बीच में हो रही है? रशिया यूक्रेन, जो कि 2 डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 पार्टियाँ हैं, और बीच में करवा कौन रहा है? वो 2 बिल्लियों के बीच में बंदर, अमेरिका, है ना? ये है। तो होस्ट होस्ट था एक अरब देश, यूएई, मीडिएटर था अमेरिका, और लड़ने वाले जो 2 देश हैं, वो तो वहाँ थे ही, रसिया और यूक्रेन। यही वो डिस्कनेक्ट है। यही वो डिस्कनेक्ट है दोस्तों, जो आने वाले महीनों में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का जो संबंध है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जो संबंध है, उसमें फ्रिक्शन का एक बड़ा कारण बनेगा। जिसके बीच में, यानी कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो तनाव है, उसका जो बड़ा कारण होगा, वो ये डिस्कनेक्ट है कि भैया यूरोप तो कहीं मेज़ पर है ही नहीं। यूरोप को कौन पूछ रहा है? यूरोप की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। जो यूक्रेन है वो और जो रशिया है, वो दोनों भागीदार हैं जंग में, और अमेरिका उनकी सुलह करा रहा है, एक चौथी जगह यूएई में बैठकर। ग्लोबल साउथ का जो एंगल है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, भारत, ऐसे ऐसे जो देश हैं, इन्होंने यूक्रेन वाली लड़ाई पर यही लाइन ली थी। क्या लाइन ली थी? कि भई हम इमीडिएट सीज़फायर और टॉक्स के पक्ष में हैं। भारत और ब्रिक्स ने ये कहा था कि तुरंत की तुरंत एज़ इट इज़ सीज़फायर करो और बातचीत करनी शुरू करो। लेकिन भैया, कौन इन्वेडेड है, यानी कि किस पर हमला किया गया है? कौन हमला करने वाला है, हमलावर है? इसका जो मोरल नैरेटिव है, इसका जो इसका जो नैरेटिव है, उसमें एक तरफ़ा खड़े होकर कोई दूसरे को लेक्चर नहीं देगा। हुँ? अगर अबू धाबी टॉक्स में, जो अबू धाबी में बातचीत चल रही है, इससे कोई ऐसी डील निकलती है कि जो रूस और अमेरिका की को कन्वीनियंस के हिसाब से, ऐसा लगे कि अ, कैसे कहूँ मैं, कि रूस और अमेरिका की जो कन्वीनियंस है, उसके हिसाब से बनी हुई डील है, तो फिर जो यूक्रेनियन सोसाइटी है, उसके लिए वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। और ऐसे में ग्लोबल साउथ इसको वेस्टर्न पावर बार्गेन की तरह से देखेगा। आप समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा से इस बात को कहता हूँ, ये थोड़ा-सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, इसलिए आपको बताता हूँ कि अगर कोई ऐसी बातचीत निकलती है इस डील से अगले हफ्ते जब ये दोबारा मिलते हैं, ऐसी कोई बातचीत जो रूस और यूक्रेन और अमेरिका, रूस और अमेरिका की कन्वीनियंस के हिसाब से बने, यानी उनकी सहूलियत के हिसाब से बने, और यूक्रेनियन सोसाइटी को लगे कि हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, तो ऐसे में जो ये ब्रिक्स वगैरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनको ये सब कुछ एक वेस्टर्न पावर बार्गेन के जैसा दिखेगा। वो इससे कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे। बड़ा सवाल। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाक़ई सच में पीस प्रेज़िडेंट बनना चाहते हैं? क्या वो वाक़ई में शांति लाने वाले राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? ये या तो अब 2028 की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये जो नोबल एम्बिशंस हैं उनकी, ये जो अमेरिकी वॉर फटीग है, उसको एड्रेस करने का कोई ये पीआर वाला खेल है, जो ट्रंप रच रहे हैं। तो बेसिकली ये है वो बड़ा सवाल कि क्या वो पीस प्रेज़िडेंट बनना चाहते हैं, या अपनी इस तमाम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नोबल एम्बिशन और जो वॉर फटीग, इस सब के बीच में कोई अपना पीआर गेम चला रहे हैं। अगर उनका स्ट्रैटेजिक फोकस सच में चाइना पर शिफ्ट होना है, तो यूक्रेन और ईरान दोनों केसेस में उनकी डील्स का नेचर जो है, वो ट्रांजैक्शनल होगा या प्रिंसिपल्ड होगा, ये तय होना अभी बाकी है। मैं फिर कह दूं, अगर उनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो चाइना पे शिफ्ट होना है, तो फिर
या शिफ्ट करना है उनको अगर, तो यूक्रेन और ईरान दोनों में उनकी डील्स का जो नेचर है वो ट्रांज़ैक्शनल होगा या प्रिंसिपल्ड होगा, ये देखने की ज़रूरत है। यूक्रेन में अगर डील बन भी जाती है, तो क्या वो वैल्यू बेस्ड होगी या फिर नक्शे पर लाइन खींचकर आगे बढ़ जाने वाली? यू नो ईरान के साथ में अगर मान लीजिए कन्फ्रंटेशन बढ़ता है, तो क्या वो पूरी तरह से जो रीजनल स्टेबिलिटी है, उसको ट्रेड ऑफ के रूप में देख पाएँगे? ये सवाल दोस्तों कोई दार्शनिक सवाल नहीं है, फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये व्यावहारिक सवाल भी है। क्योंकि इनके जवाब पर ही अगले 5-10 साल की जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो टिकी रहेगी। भारत के लिए जो टेक अवे है इसमें, वो बहुत साफ है मित्रों। हमें किसी एक वेस्टर्न या ईस्टर्न नैरेटिव को बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट नहीं करना है। एक यूक्रेन के फ्रंट पर जो स्टेबिलिटी है, वो हमारे लिए एनर्जी, फूड प्राइसेस, ग्लोबल साउथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन किसी ऐसे मॉडल पर नहीं जो फ्यूचर वॉर को सिर्फ पोस्टपोन करे। ऐसा ना हो कि भाई आज ये लड़ाई टल जाएगी और कल इससे भी बड़ी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, वो हमें नहीं करना है। ईरान फ्रंट पर जो डी एस्केलेशन है, वो हमारे डायस्पोरा, चाबहार, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं या रेमिटेंस ड्रिवन जो हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है, उसके लिए क्रिटिकल है। यानी हर एक जो इसमें बल्कि ये देखिए कि पब्लिकली हमें लाइन वही रखनी पड़ेगी कि भई नो मोर वॉर्स, कोई जंग नहीं होनी चाहिए दुनिया में, और चुपचाप हमको हर एक कैपिटल, हर एक राजधानी दुनिया की, चाहे वॉशिंगटन हो, तेहरान हो, मॉस्को हो या ब्रुसेल्स हो या अबू धाबी हो, हमें वहाँ भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। दोस्तों, ईयू की जो लीक्ड कॉल मैंने आपको शुरू में बताई, और उससे लेकर जो अबू धाबी की जो मेज है और जो अमेरिका ईरान की साइबर रटलिंग चल रही है इस समय मिडिल ईस्ट में, और जिस तरह से उनके जहाज इधर बढ़ रहे हैं, मैं बता दूं, जहाज ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। ये लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है आने वाले दिनों में, ये याद रखिएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब ना अब्राहम लिंकन, उनका जो शिप है, वॉरशिप है, और 3 उसके हाथ में फ्रिगेट्स, लड़ाकू जहाज, रफली 9 के करीब उनके जो जहाज हैं, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। मिडल ईस्ट मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, इस 2016-26 की जो दुनिया है, उसमें शांति भी एक सौदा बनकर रह गई है, डर भी एक सौदा ही है, और अलायंसेस भी रोज-रोज रीनेगोशिएट हो रही हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज कौन किस कैंप में है। असली सवाल ये है कि कौन अपने इंटरेस्ट को, ये सवाल है ही नहीं ना कि कौन किस कैंप में है, सवाल ये है कि कौन अपने हितों को साफ-साफ पहचान कर इस बदलती दुनिया में नेविगेट कर पा रहा है, और कौन सिर्फ नारेबाजी में या हेडलाइंस के पीछे भाग रहा है। ये है वो बात जो हमें समझना है। भारत के लिए चुनौती यही है कि हम अपने दिमाग को ठंडा रखें, और चाहे अबू धाबी हो, ब्रुसेल्स हो, वॉशिंगटन हो या तेहरान, हमें इन सबको शतरंज के एक बोर्ड की तरह से पढ़ना है, और यही काम हम इस चैनल पर भी करते रहेंगे। हम इस शतरंज का जो बोर्ड बिछा हुआ है, इसको गौर से देखते रहेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कैसी चालें चल रहा है। कम से कम मैं कोशिश करूँगा कि उन चालों को समझने की कोशिश करूँ, और जो भी मेरी समझ है, वो आपके साथ दोस्तों साझा